बोर्ड ऑफ माउसोलियम के लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में अब तक बहुत बड़ी संख्या में विशेषज्ञ इकट्ठा हो चुके थे। वहां प्लांट लाइफ फॉर्म्स, फ्लैश एंड ब्लड जातियां, रॉक लाइफ फॉर्म्स और अनेक प्रकार के विशेष जीवन रूप मौजूद थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली शक्तियां अब भी डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड ही थीं। इन तीनों की संयुक्त शक्ति बाकी सभी जातियों से कहीं अधिक थी। कुछ अन्य यूनिवर्स मास्टर्स भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए लुओ फेंग के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूर खड़े होकर पूरा दृश्य देख रहे थे। सभी के मन में एक ही विचार चल रहा था। यदि लुओ फेंग, जो इस इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा दावेदार था, प्रतियोगिता से बाहर हो जाए तो उनकी अपनी जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। कुछ विशेषज्ञ तो आपस में यह तक कहने लगे कि यदि उन्होंने भी राइनोसेरस एम्परर गेम बहुत जल्दी हल कर लिया तो कहीं दुआन डोंग रिवर उनका नाम भी सबके सामने घोषित न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो उनके साथ भी वही होगा जो इस समय लुओ फेंग के साथ हो रहा था। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यदि वे जल्दी किसी पहेली का समाधान भी खोज लें, तब भी कुछ समय तक उसे क्रिस्टल पिलर में जमा नहीं करेंगे। उधर लुओ फेंग अब भी एक सींग वाले बीस्ट गॉड के रूप में 7 यूनिवर्स मास्टर्स से घिरा हुआ लड़ रहा था। वह अपने पंजों, पूंछ और विशाल बीस्ट गॉड शरीर का उपयोग करके लगातार पलटवार करता रहा, लेकिन विरोधियों की संख्या बहुत अधिक थी। इन सातों में से अधिकांश वास्तव में डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड या ईस्ट एम्परर होली लैंड के मूल सदस्य नहीं थे। वे इन महान शक्तियों के अधीन रहने वाली आश्रित जातियों के विशेषज्ञ थे। यूनिवर्स ओशन की बड़ी शक्तियां अपने अधीन अनेक छोटी जातियों और विशेष जीवन रूपों को रखती थीं। जैसे मानव जाति के अधीन होंग एलायंस है, वैसे ही इन तीनों महान शक्तियों के अधीन भी असंख्य वफादार सेवक थे। इन आश्रितों का स्थान मूल सदस्यों से नीचे होता था, इसीलिए सबसे खतरनाक अभियानों में प्रायः इन्हीं को भेजा जाता था। यही कारण था कि लुओ फेंग पर हमला करने वाले अधिकांश यूनिवर्स मास्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। सातों यूनिवर्स मास्टर्स लगातार लुओ फेंग का मजाक उड़ा रहे थे। वे हंसते हुए कह रहे थे, चाहे तुम्हारा कवच कितना भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हारी गॉडली पावर हमसे बहुत कम है। यदि तुम इसी तरह लड़ते रहे तो तुम्हारा सारा समय और शक्ति केवल जीवित रहने में खर्च हो जाएगी। तब राइनोसेरस एम्परर गेम पर ध्यान देने का अवसर ही नहीं बचेगा। यही उनका वास्तविक उद्देश्य था। लुओ फेंग भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। बीस्ट गॉड आर्मर को बनाए रखने में उसकी दिव्य शक्ति बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और यूनिवर्स ओशन में गॉडली पावर की पुनर्प्राप्ति अत्यंत धीमी होती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लगातार युद्ध करने की वजह से उसकी राइनोसेरस एम्परर गेम हल करने की गति भी बहुत कम हो गई थी। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो वह इनहेरिटेंस की दौड़ में पीछे छूट जाएगा। आखिरकार लो फेंक ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि यह स्थिति ऐसे ही चलती रही तो वह स्वयं ही हार जाएगा। इसलिए बिना किसी चेतावनी के उसने अपना सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता निकाल लिया। बीस्ट गॉड के विशाल शरीर के भीतर से अचानक एक गहरा लाल स्टार टॉवर प्रकट हुआ। अगले ही क्षण बीस्ट गॉड आर्मर गायब हो गया और लुओ फेंग सीधे स्टार टॉवर के भीतर प्रवेश कर गया। वह विशाल लाल मीनार कॉरिडोर के बीचों बीच अडिग खड़ी हो गई। सातों यूनिवर्स मास्टर्स एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि लुओ फेंग ने पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर के भीतर छिपकर सबसे बड़ी भूल कर दी है। उनमें से एक यूनिवर्स मास्टर, विंड वुल्फ मास्टर, आगे बढ़ा। उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली सीलिंग टाइप पिनेकल ट्रू ट्रेजर था। उसने तुरंत अपना 3 रंगों वाला टॉवर सक्रिय किया और स्टार टॉवर को सील करने का प्रयास किया। बाहर खड़े बाकी यूनिवर्स मास्टर्स लगातार उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उनकी योजना बहुत सरल थी। यदि वे स्टार टॉवर को सील कर देते तो लुओ फेंग कभी बाहर नहीं निकल पाता, और यदि वह बाहर ही नहीं निकल पाता तो क्रिस्टल पिलर्स तक भी नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार वह हमेशा के लिए इनहेरिटेंस की दौड़ से बाहर हो जाता। लेकिन स्टार टॉवर के कंट्रोल हॉल में बैठा लुओ फेंग यह सब देखकर केवल मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इन लोगों को सचमुच स्टार टॉवर की वास्तविक कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। इन्हें लगता है कि यह केवल एक पिनेकल पैलेस ट्रू ट्रेजर है, जबकि वास्तव में यह एक सुप्रीम पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर है। किसी भी पिनेकल सीलिंग ट्रेजर के लिए इसे सील करना असंभव है। उधर बाहर विंड वुल्फ मास्टर अपनी पूरी दिव्य शक्ति जलाकर प्रयास करता रहा। उसका सीलिंग ट्रेजर पूरी ताकत से स्टार टॉवर को अपनी ओर खींचने लगा।
स्टार टॉवर केवल हल्का सा कांपा, लेकिन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। विंड वुल्फ मास्टर ने और अधिक शक्ति लगा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बाकी यूनिवर्स मास्टर्स भी परेशान हो गए और उसे और अधिक ताकत लगाने को कहने लगे। आखिरकार विंड वुल्फ मास्टर क्रोधित होकर बोला, मैं पहले ही अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हूँ। यदि किसी के पास मुझसे बेहतर सीलिंग ट्रेजर है, तो वह स्वयं प्रयास करके देख ले। इसके बाद एक और यूनिवर्स मास्टर ने भी अपनी सीलिंग तकनीक आजमाई, लेकिन परिणाम बिल्कुल वही रहा। कोई भी स्टार टॉवर को हिला तक नहीं पाया। भीतर बैठा लुओ फेंग हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए था। वह पूरी तरह सतर्क था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग सीलिंग के अलावा कोई दूसरी चाल न चल दें। लेकिन काफी देर तक उनकी हर कोशिश असफल होती रही। धीरे धीरे और भी विशेषज्ञ वहां इकट्ठा होने लगे। सभी ने मिलकर स्थिति का विश्लेषण किया। उनका निष्कर्ष था कि यदि इतने शक्तिशाली पिनेकल सीलिंग ट्रेजर्स भी असफल हो रहे हैं, तो संभव है कि लुओ फेंग के पास भी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पिनेकल पैलेस ट्रू ट्रेजर्स में से एक हो। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि वे वास्तव में एक सुप्रीम पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर के सामने खड़े हैं। अब डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड के नेताओं को समझ आ गया कि यह काम केवल यूनिवर्स मास्टर्स के बस का नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। डिवाइन आई क्लैन के शैडो डस्ट मास्टर ने तुरंत सेकंड ट्रू मास्टर और सेवेंथ ट्रू मास्टर को पूरी स्थिति का वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, लेकिन उत्तर सुनकर सभी चौंक गए। सेकंड ट्रू मास्टर ने बताया कि दुआन डोंग रिवर ने अब नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि अब कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर किसी उम्मीदवार पर हमला करेगा, तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित होगी, इसलिए वे स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह सुनकर डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड के विशेषज्ञ और भी चिंतित हो गए। डियरबग मास्टर भी गहरी चिंता में पड़ गया। यदि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, तो लुओ फेंग को रोकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तभी सेवेंथ ट्रू मास्टर ने एक नई योजना प्रस्तुत की। उसके पास एक सुप्रीम सीलिंग ट्रू ट्रेजर था, जिसका नाम था आइस क्लिफ फोर्ट्रेस। लेकिन उस ट्रेजर को प्रयोग करने की एक विशेष शर्त थी। उसे केवल वही यूनिवर्स मास्टर चला सकता था जिसकी विल पावर पहले से यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर की हो। सेवेंथ ट्रू मास्टर ने कहा, मैं अपना सुप्रीम ट्रेजर दे सकता हूँ, लेकिन डिवाइन आई क्लैन अपना कोई यूनिवर्स मास्टर बलिदान नहीं करेगा। यदि जोखिम उठाना है, तो ईस्ट एम्परर होली लैंड या पर्पल मून होली लैंड अपना प्रतिनिधि भेजे। कुछ देर विचार विमर्श के बाद ईस्ट एम्परर होली लैंड ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने एक यूनिवर्स मास्टर को आइस क्लिफ फोर्ट्रेस का उपयोग करने के लिए चुन लिया। सेवन ट्रू मास्टर ने पूरे विश्वास के साथ कहा, यदि लुओ फेंग के पास भी कोई सुप्रीम पैलेस ट्रू ट्रेजर नहीं है, तो इस बार उसका बचना असंभव होगा। उन्हें जरा भी अनुमान नहीं था कि जिस मीनार को सील करने की तैयारी की जा रही थी, वह स्वयं एक सुप्रीम पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर स्टार टॉवर थी। लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में मौजूद सभी विशेषज्ञों की नजरें अब लुओ फेंग पर टिकी हुई थीं। सभी को लग रहा था कि यदि उसे अभी नहीं रोका गया, तो वह धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाएगा और अंत में दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस उसी के हाथ लग जाएगी। इसीलिए ईस्ट एम्परर होली लैंड का हुआंग के मास्टर आगे बढ़ा। वह अनेक शरीरों वाला यूनिवर्स मास्टर था, लेकिन उसकी समझ और कॉम्प्रिहेंशन बाकी विशेषज्ञों जितनी अच्छी नहीं थी। इसी कारण उसने स्वयं आगे आकर कहा कि वह अपनी जाति के लिए बलिदान देने को तैयार है और लुओ फेंग को रोकने की जिम्मेदारी उठाएगा। अब सभी विशेषज्ञों की नजरें सेवेंथ ट्रू मास्टर पर टिक गईं, क्योंकि उसी के पास था प्रसिद्ध सुप्रीम सीलिंग ट्रू ट्रेजर आइस क्लिफ फोर्ट्रेस। लेकिन सेवेंथ ट्रू मास्टर इतना सरल नहीं था। उसने तुरंत आइस क्लिफ फोर्ट्रेस हुआंग के मास्टर को देने से इनकार कर दिया। वह मुस्कुराकर बोला, यह एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है। मैं किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। यदि भविष्य में हुआंग के मास्टर इसे वापस ही न करे, तो इसलिए उसने एक सौदा रखा। उसने कहा कि बदले में ईस्ट एम्परर होली लैंड को या तो अपना कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर गिरवी रखना होगा, या फिर कई अत्यंत मूल्यवान पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स सुरक्षा के रूप में देने होंगे। जब लुओ फेंग का काम समाप्त हो जाएगा, तब दोनों पक्ष अपने अपने ट्रेजर्स वापस ले लेंगे। हुआंग के मास्टर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने क्रोधित होकर पूछा, यदि दुआन डोंग रिवर ने स्वयं आइस क्लिफ फोर्ट्रेस छीन ली, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सेवेंथ ट्रू मास्टर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स स्वयं मर सकते हैं, तो सुप्रीम ट्रेजर के लिए जोखिम उठाना भी पड़ेगा। यदि ईस्ट एम्परर होली लैंड सच में इस इनहेरिटेंस को पाना चाहता है,
तो उसे भी जोखिम उठाना होगा। आखिर कुछ देर की चर्चा के बाद यह सौदा तय हो गया। डिवाइन आई क्लैन ने आइस क्लिफ फोर्ट्रेस के बदले सुरक्षा के रूप में 8 टॉप टियर पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स ले लिए। उनमें से 3 की कीमत लगभग क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के बराबर थी। इसके बाद 7 ट्रू मास्टर ने अपना सुप्रीम ट्रेजर बाहर निकाला। आकाश में अचानक एक अत्यंत सुंदर बर्फीला पर्वत प्रकट हुआ, जिसके पास एक विशाल क्रिस्टल फोर्ट्रेस खड़ी थी। यही थी प्रसिद्ध आइस क्लिफ फोर्ट्रेस। उसे देखकर हुआंग के मास्टर की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति भेजकर इस सुप्रीम ट्रेजर को अस्थायी रूप से अपना स्वामी स्वीकार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर स्टार टॉवर के कंट्रोल हॉल में बैठा लुओ फेंग बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। हालांकि वह उनकी वॉइस ट्रांसमिशंस नहीं सुन सकता था, लेकिन जैसे ही उसने 7 ट्रू मास्टर को आइस क्लिफ फोर्ट्रेस निकालते देखा, वह तुरंत समझ गया कि उसके शत्रु क्या करने वाले हैं। उसके चेहरे पर पहली बार वास्तविक तनाव दिखाई दिया। उसने सोचा, यदि आइस क्लिफ फोर्ट्रेस सचमुच स्टार टॉवर को सील कर देती है, तो मैं पूरी तरह फंस जाऊंगा और इनहेरिटेंस की दौड़ यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि यह उसे सील नहीं कर पाई, तो सबको समझ आ जाएगा कि मेरे पास भी एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है। दोनों ही स्थितियां उसके लिए खतरनाक थीं। एक ओर हार का भय था, तो दूसरी ओर स्टार टॉवर का सबसे बड़ा रहस्य पूरी दुनिया के सामने आ जाने का खतरा। लुओ फेंक ने शांत होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर सामने खड़े क्रिस्टल पिलर पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक शानदार विचार आया। उसने बिना देर किए स्टार टॉवर को उड़ाकर सीधे उस क्रिस्टल पिलर के ऊपर पहुंचा दिया। फिर स्टार टॉवर का निचला भाग खुल गया। पूरा टॉवर लंबा होकर नीचे से क्रिस्टल पिलर को मजबूती से पकड़कर उससे चिपक गया। अब स्टार टॉवर और क्रिस्टल पिलर पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि बाहर खड़े विशेषज्ञ कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उसी समय हुआंग के मास्टर ने आइस क्लिफ फोर्ट्रेस को सक्रिय कर दिया। सुप्रीम ट्रेजर से एक अत्यंत शक्तिशाली आकर्षण शक्ति निकली, जो सीधे स्टार टॉवर पर पड़ी। पूरा टॉवर जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। हुआंग के मास्टर ने और अधिक शक्ति लगा दी, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सभी यूनिवर्स मास्टर्स स्तब्ध रह गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के सामने स्टार टॉवर तुरंत खिंच आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ विशेषज्ञ तो घबराकर कहने लगे, क्या लुओ फेंग की यह रक्त रंगी मीनार भी एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है? तभी डिवाइन आई क्लैन के एक विशेषज्ञ ने ध्यान से पूरी स्थिति का निरीक्षण किया और वास्तविक कारण समझ गया। उसने कहा, समस्या स्टार टॉवर की शक्ति नहीं है। लुओ फेंग ने अपनी मीनार को क्रिस्टल पिलर से जोड़ दिया है। यह पिलर स्वयं बोर्ड ऑफ माउसोलियम का हिस्सा है और दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस की मूल संरचना है। यदि किसी को स्टार टॉवर को सील करना है, तो पहले उसे इस क्रिस्टल पिलर को तोड़ना होगा। लेकिन बोर्ड ऑफ माउसोलियम के क्रिस्टल पिलर्स और स्टोन पिलर्स को तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी नहीं तोड़ सकते। यह सुनते ही सब पूरी तरह शांत हो गए। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि लुओ फेंग ने केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से उनका पूरा षड्यंत्र विफल कर दिया है। भीतर बैठा लुओ फेंग हल्की मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यूनिवर्स ओशन में सामान्य परिस्थितियों में ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता। वहां किसी सुप्रीम सीलिंग ट्रेजर के सामने बचने के लिए पकड़ने योग्य कोई वस्तु ही नहीं होती। लेकिन बोर्ड ऑफ माउसोलियम अलग है। यहाँ की साधारण जमीन भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के आक्रमण सह सकती है, और क्रिस्टल पिलर्स तो इनहेरिटेंस का हिस्सा होने के कारण पूर्णतः अविनाशी हैं। इसीलिए उसने स्टार टॉवर को उनसे जोड़कर ऐसी स्थिति बना दी थी कि सुप्रीम ट्रेजर भी पूरी तरह बेकार हो गया। अब बाहर वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे उसे हिला नहीं सकते थे, और वह स्वयं क्रिस्टल पिलर से जुड़ा हुआ आराम से राइनोसेरस एम्परर गेम भी हल करता रह सकता था। मजबूर होकर हुआंग के मास्टर ने आइस क्लिफ फोर्ट्रेस वापस 7 ट्रू मास्टर को लौटा दी। तीनों महान शक्तियों के विशेषज्ञ अत्यंत निराश हो गए। अब उनके पास केवल एक ही उपाय बचा था, सीधा हमला करना। सातों यूनिवर्स मास्टर्स फिर से स्टार टॉवर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इस बार उन्होंने केवल भौतिक आक्रमण ही नहीं, बल्कि सोल अटैक्स भी शुरू कर दिए। उनका विचार था कि यदि स्टार टॉवर भौतिक हमलों से बच भी जाए, तो आत्मिक हमले लुओ फेंग की एकाग्रता तोड़ देंगे और वह राइनोसेरस एम्परर गेम हल नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी यह आशा भी तुरंत टूट गई। सुप्रीम स्टार टॉवर ने सभी सोल अटैक्स को पूरी तरह रोक दिया। एक भी आत्मिक आक्रमण भीतर तक नहीं पहुंच सका। विशेषज्ञ तुरंत समझ गए कि यह मीनार किसी अत्यंत विशेष पदार्थ से बनी है, जो डिवाइन पावर और सोल अटैक्स
दोनों को पूरी तरह रोक सकती है। अब उनके पास केवल भौतिक आक्रमण ही शेष बचे थे। सातों यूनिवर्स मास्टर्स लगातार स्टार टॉवर पर प्रहार करने लगे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था मानो अनेक लोहार मिलकर लोहे की किसी विशाल प्रतिमा पर लगातार हथौड़े बरसा रहे हों। स्टार टॉवर बार बार कांपती हुई दिखाई देती थी, लेकिन वास्तव में यह केवल बाहरी दृश्य था। भीतर बैठा लुओ फेंग पूरी तरह शांत था। उसके लिए वे सभी आक्रमण कोई विशेष महत्व नहीं रखते थे। अब उसके पास पूर्ण सुरक्षा थी। वह बिना किसी चिंता के अपना सारा ध्यान राइनोसेरस एम्परर गेम पर लगा सकता था, जबकि बाहर खड़े यूनिवर्स मास्टर्स केवल क्रोध और लाचारी में स्टार टॉवर पर लगातार प्रहार करते रह गए। लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में लुओ फेंग पूरी तरह शांत होकर स्टार टॉवर के भीतर बैठा था। बाहर सात यूनिवर्स मास्टर्स लगातार अपनी पूरी शक्ति से स्टार टॉवर पर हमले कर रहे थे, लेकिन उनके आक्रमणों का उस पर लगभग कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। स्टार टॉवर एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर थी, इसलिए उसकी रक्षा शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन सभी के संयुक्त हमले भी केवल नाम मात्र की झटकेदार तरंगें ही भीतर पहुंचा पा रहे थे। लुओ फेंग आराम से मुस्कुराते हुए उनकी व्यर्थ कोशिशें देख रहा था। उसने सोचा कि अब उसे बाहर निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह स्टार टॉवर के भीतर बैठकर अपनी डिवाइन पावर सीधे क्रिस्टल पिलर में भेज सकता है और बिना किसी बाधा के राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन जारी रख सकता है। बाहर वाले चाहे जितना भी आक्रमण करते रहें, अब उसकी समझ और एकाग्रता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इसी दौरान वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर लू फेंग ने राइनोसेरस एम्परर गेम का पूरा सिमुलेशन तैयार कर लिया। यह काम उसने पहले से योजना बनाकर नहीं किया था। जब ह्यूज एक्स क्रिएटर और प्राइमल कैओस सिटी लीडर को इस गेम के बारे में पता चला, तब उन्होंने तुरंत लो फेंग से कहा कि इस पूरे गेम का मॉडल वर्चुअल यूनिवर्स में दोबारा बनाया जाए। उनका मानना था कि यदि यह सचमुच प्राचीन सभ्यता का सबसे महान कल्टीवेशन टूल है, तो मानव जाति के प्रत्येक यूनिवर्स मास्टर को इसका अध्ययन करना चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक ही सिमुलेशन की अनगिनत प्रतियां बनाई जा सकती थीं। इस प्रकार असंख्य विशेषज्ञ एक साथ इस गेम का अध्ययन कर सकते थे। अब केवल लुओ फेंग ही नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमन रेस भी राइनोसेरस एम्परर गेम से सीखने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन अब भी ह्यूज एक्स क्रिएटर के मिनिएचर यूनिवर्स में चल रहा था, जहां 10,000 गुना तेज समय प्रवाह था। वहीं लुओ फेंग की चेतना लगातार पहेलियां हल कर रही थी। जितना अधिक वह राइनोसेरस एम्परर गेम को समझता जा रहा था, उतना ही उसके मन में इस गेम और इसके निर्माता राइनोसेरस एम्परर के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। उसे अब स्पष्ट हो गया था कि यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि ऐसा कल्टीवेशन सिस्टम है जो किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। उधर बोर्ड ऑफ माउसोलियम के बाहर स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खतरनाक होती जा रही थी। पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड के यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स मिलकर प्रवेश द्वार को रोके हुए थे। लेकिन फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के विशेषज्ञ इस बात से पागलों की तरह क्रोधित थे। उनकी सभ्यता का विनाश निकट था और दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस उनके लिए शायद अंतिम आशा थी। इसीलिए उन्होंने दोनों होली लैंड्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। दर्जनों यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स अपनी विशाल सेनाओं के साथ लगातार प्रवेश द्वार पर आक्रमण करते रहे। बोर्ड के बाहर निरंतर एक महायुद्ध चल रहा था। होली लैंड्स उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ और भी अधिक विशेषज्ञ वहां पहुंचते जा रहे थे। लगभग 1.5 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। शुरुआत में होली लैंड्स ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह नियंत्रित रखा, लेकिन उसके बाद फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स अपनी अपनी टीमों के साथ बलपूर्वक भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। कुछ समय बाद 20 से अधिक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स, उनके साथ हजारों यूनिवर्स मास्टर्स, यूनिवर्स नाइट्स और असंख्य अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स भी बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर पहुंच गए। क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए दुआन डोंग रिवर ने चयन प्रक्रिया को और भी कठिन बना दिया। पहले यूनिवर्स मास्टर्स और यूनिवर्स नाइट्स में लगभग 50% उम्मीदवार असफल होते थे, लेकिन अब उनमें से लगभग 80% सीधे बाहर होने लगे। अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स की स्थिति तो और भी भयावह थी। उनमें से लगभग 99% उम्मीदवार चयन परीक्षा में ही मारे गए या बाहर कर दिए गए। केवल सबसे असाधारण प्रतिभाएं ही लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर तक पहुंच सकीं। आखिरकार इस कॉरिडोर में विभिन्न रिनकार्नेशन एराओं और होली लैंड्स के चुनिंदा विशेषज्ञ एकत्र हो गए। पर्पल मून होली लैंड के 11 यूनिवर्स मास्टर्स,
ईस्ट एम्परर होली लैंड के 14 यूनिवर्स मास्टर्स, फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के 6 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स और 126 यूनिवर्स मास्टर्स, सेकेंड रीइंकार्नेशन एरा के 1 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर और 32 यूनिवर्स मास्टर्स तथा प्राइमल यूनिवर्स के 21 यूनिवर्स मास्टर्स वहां उपस्थित थे। सिर्फ इन संख्याओं को देखकर ही समझा जा सकता था कि फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा इस इनहेरिटेंस को पाने के लिए कितनी बुरी तरह व्याकुल थी। दोनों होली लैंड्स ने जानबूझकर और अधिक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स नहीं भेजे थे, क्योंकि वे पहले ही समझ चुके थे कि यह इनहेरिटेंस केवल बल प्रयोग से प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा ने अपने आसन्न विनाश के भय से अपनी पूरी शक्ति इस प्रयास में झोंक दी थी। लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर के भीतर अब भी कुछ यूनिवर्स मास्टर्स प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर स्टार टॉवर पर आक्रमण कर देते थे। उन्हें लगता था कि यदि लुओ फेंग को लगातार परेशान किया जाए तो उसकी समझने की गति धीमी हो जाएगी। इतने वर्षों के बाद लू फेंग का प्रारंभिक लाभ लगभग समाप्त हो चुका था। इसीलिए अनेक विशेषज्ञों को लगने लगा कि अब वह सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। इसी कारण वे केवल आदतवश उस पर कभी कभी आक्रमण कर देते थे। उधर प्राइमल यूनिवर्स के विशेषज्ञ, विशेष रूप से पेंगोंग मास्टर, अत्यंत चिंतित थे। ह्यूमन रेस और होंग अलायंस के केवल कुछ ही प्रतिनिधि वहां बचे थे। पेंगोंग मास्टर अपनी आंखों से देख रहा था कि लगभग हर शक्ति मिलकर लू फेंग को निशाना बना रही है, लेकिन वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी ओर डेमन क्लैन, बग क्लैन और अन्य विरोधी शक्तियां बाहर से शांत दिखाई दे रही थीं, लेकिन भीतर ही भीतर मानव जाति की कठिनाइयां देखकर प्रसन्न हो रही थीं। समय लगातार बीतता गया। देखते ही देखते लगभग 500 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक निरंतर अध्ययन करने के बाद लू फेंग ने अंततः राइनोसेरस एम्परर गेम का 999वां चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन उसने महसूस किया कि प्रत्येक नया चरण पिछले चरण की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होता जा रहा था। प्रारंभिक चरणों को हल करने में बहुत कम समय लगता था, लेकिन केवल 999वें चरण को हल करने में ही उसे लगभग 500 वर्ष लग गए। जब उसने 1000वें चरण की त्रिआयामी संरचना देखी तो उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता छा गई। उसे महसूस हुआ कि यह एक बहुत बड़ा अवरोध है और शायद इसके बाद पूरे गेम का स्तर पूरी तरह बदलने वाला है। उसी समय वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर एक ऐसा व्यक्ति चुपचाप लुओ फेंग को देख रहा था, जिसके अस्तित्व का लुओ फेंग को तनिक भी आभास नहीं था। वे थे टीचर ओरिजिन, वर्चुअल यूनिवर्स के वास्तविक निर्माता। इतनी अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं के पास थी कि वे किसी के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा सकते थे। उन्होंने शांतिपूर्वक लुओ फेंग की प्रगति देखी और स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पाया कि समझ और कॉम्प्रिहेंशन के मामले में लुओ फेंग की गति ह्यूज एक्स क्रिएटर से भी कई गुना अधिक थी। उनका मानना था कि इसका सबसे बड़ा कारण लू फेंग का सीक्रेट एनग्रेविंग पाथ पर किया गया कल्टीवेशन था। शायद यही कारण था कि राइनोसेरस एम्परर गेम उसके लिए स्वाभाविक रूप से अधिक उपयुक्त थी। टीचर ओरिजिन ने यहाँ तक स्वीकार किया कि यदि वे स्वयं भी केवल यूनिवर्स नाइट के स्तर पर होते तो शायद समझने की गति में लू फेंग की बराबरी नहीं कर पाते। यह वास्तव में लुओ फेंग की प्रतिभा की सबसे बड़ी प्रशंसा थी। तभी अचानक पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में मधुर स्वर गूंजा। डिंग डोंग। कॉरिडोर में उपस्थित लगभग 1 लाख उम्मीदवारों ने एक साथ सिर उठाकर ऊपर देखा। आकाश में प्रकाश एकत्र होने लगा और उसके बीच से दुआन डोंग रिवर प्रकट हो गए। क्षण भर में पूरा वातावरण शांत हो गया। दुआन डोंग रिवर ने सबके सामने घोषणा की, मानव मिल्की वे ने इस चरण की न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर ली है। यह सुनते ही पूरा कॉरिडोर स्तब्ध रह गया। जो विशेषज्ञ पिछले 500 वर्षों से यह सोच रहे थे कि लुओ फेंग का प्रारंभिक लाभ समाप्त हो चुका है, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। लुओ फेंग सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर चुका था। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने लू फेंग को स्टार टॉवर से बाहर आने का आदेश दिया। जैसे ही लुओ फेंग बाहर निकला, हजारों विशेषज्ञों की नजरें एक साथ उसी पर टिक गईं। उनके चेहरों पर ईर्ष्या और आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दुआनडोंग रिवर ने शांत स्वर में उससे कहा, तुमने आवश्यक शर्त पूरी कर ली है, लेकिन अध्ययन बंद मत करना। जितनी अधिक पहेलियां हल करोगे, भविष्य में इनहेरिटेंस प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। लुओ फेंग ने तुरंत सिर झुकाकर सहमति प्रकट की। फिर दुआन डोंग रिवर ने अपनी उंगली से संकेत किया। अगले ही क्षण लुओ फेंग के क्रिस्टल पिलर से एक विशाल स्वर्णिम प्रकाश महल प्रकट हुआ।
और उसने लुओफेंग को पूरी तरह अपने भीतर समेट लिया। उस महल से निकलने वाली शक्ति इतनी भयावह थी कि वहां उपस्थित यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स तक कांप उठे। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने सबकी ओर देखकर अंतिम चेतावनी दी। आज के बाद जो भी मानव मिल्की वे पर आक्रमण करेगा, उसे तुरंत समाप्त कर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। अब लुओफेंग केवल सबसे आगे चलने वाला उम्मीदवार नहीं रहा था, वह स्वयं दुआनडोंग रिवर के प्रत्यक्ष संरक्षण में आ चुका था।